इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। बैसाखी आई खुशियाँ लाई, खेतों में सोना लहराया, किसान की मेहनत रंग लाई, हर आंगन मुस्कुराया। पसीने की हर एक बूंद ने धरती को अमृत बनाया, दिन रात की तपस्या से अन्न का सागर लहराया। ना धूप से डरा ना बारिश से, हर मुश्किल को अपनाया, मिट्टी से रिश्ता ऐसा जोड़ा, जीवन का अर्थ सिखाया। वैसाखी कहती है हर बार मेहनत ही असली त्योहार। किसान है धरती का वीर, जिससे चलता ये संसार। इसी के साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज मैं हूं आपके साथ सपना सोनी और मैं शैलेंद्र चौधरी। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। आज हम खेती की एक नई दिशा की ओर बढ़ते कदमों की चर्चा करेंगे, जहां हम जमीन में ज़्यादा उत्पादन का सपना सच हो रहा है। आज की बात होगी इसी से संबंधित हाइड्रोपोनिक्स, एक परिचय, तकनीक और लाभ, इस विषय पर। बिल्कुल। और साथ ही चर्चा करेंगे स्ट्रॉबेरी की वैज्ञानिक खेती के बारे में, जो किसानों के लिए बन रही है मुनाफे का नया जरिया। बिल्कुल। साथ ही होगा हमारा मेहमान क्रम, जिसमें जिला सिवनी, तहसील लखनादौन के युवा प्रगतिशील किसान श्री अंकित कुशवाहा से जायद के मौसम में लगने वाली पालक की खेती पर शिव कुमार धुर्वे की बातचीत होगी। साथ ही होंगे कुछ महत्वपूर्ण संदेश और होगा हमारे किसान भाइयों के लिए मनोरंजन लोकगीतों के माध्यम से। तो किसान भाइयों, हमारी आज की बात शुरू करते हैं। उसके पहले सुनते हैं ये महत्वपूर्ण लोकगीत, जिसे गाया है राधे श्याम राजपूत और साथियों ने। चलिए किसान भाइयों, इस सुंदर से देवी गीत के बाद अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हाइड्रोपोनिक्स, एक परिचय, इसकी तकनीक और लाभ के बारे में। बिल्कुल। किसान भाइयों, भारत में खेतीबाड़ी और कृषि कार्यों का अपना एक अलग इतिहास है। लोगों की यह अवधारणा रही है कि खेती करने के लिए आपको उपयुक्त मौसम, जलवायु, मिट्टी, लंबी चौड़ी जगहों की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। लेकिन बदलते समय के साथ हर चीज़ में बदलाव देखा गया है। ऐसे में कृषि क्षेत्र में भी कई बदलाव हुए हैं, जो समय की मांग और आवश्यकता दोनों है। और पुरानी पद्धतियों को अगर देखें तो उसमें समय काफ़ी ज़्यादा लगता था और मुनाफा उसकी अपेक्षा में बहुत कम होता था। ऐसे में इन तमाम समस्याओं को जड़ से हटाने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को खोज निकाला है। बिल्कुल। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि क्या है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स शब्द एक की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, यानी हाइड्रो अर्थात पानी और पोनोस अर्थात श्रम यानी काम करने वाला पानी। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। इस तकनीक के माध्यम से पौधों में सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक को पानी के माध्यम से दिया जाता है। बिल्कुल, ताकि फसल की वृद्धि हो सके। इस विधि से फसल उत्पादन के लिए सिर्फ 3 चीज़ें, पानी, पोषक तत्व और प्रकाश की ज़रूरत है। ये 3 चीज़ें इस तकनीक के माध्यम से बिना मिट्टी के उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि पौधे फल और फूल सकें। इस विधि से की जाने वाली खेती को हाइड्रोपोनिक्स तकनीक कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ पोषक समाधान का उपयोग करके प्रदान करता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, ये समाधान मिनरल, साल्ट और समुद्री शैवाल के
अन्य जैविक सामग्रियों का मिश्रण से बनाए जाते हैं। पोषण समाधान को या तो सीधे तौर पर पौधों की जड़ों पर देने या टेढ़े रासायनिक प्रवाह के रूप में पंप किया जा सकता है, या टपक सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से भी इसको लागू किया जा सकता है। बिल्कुल किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक्स खेती में बागवान द्वारा वायुमंडल, प्रकाश स्तर और आर्द्रता को समायोजित करके पर्यावरण को भी नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसे क्षेत्र जहां हाइड्रोपोनिक खेती एक अच्छा विकल्प हो सकती है, जैसे पानी की सीमित आपूर्ति वाले क्षेत्र, चट्टानी खेत जहां पारंपरिक खेती संभव नहीं है, कम मिट्टी की उर्वरता वाले क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जो जैविक उत्पादों की मांग को पूरा कर सकते हैं। थोड़ी सी योजना और प्रयास के साथ कोई भी हाइड्रोपोनिक्स का उपयोग करके सफलतापूर्वक उगा सकता है। किसान भाइयों, इस प्रकार की बागवानी पारंपरिक विधियों की तुलना में कई लाभ प्रदान करती है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों हाइड्रोपोनिक्स खेती के लाभ के बारे में। हाइड्रोपोनिक्स एक रेगिस्तान, सूखे क्षेत्र, छतें या उन किसी भी पर्यावरण में उपयोग किया जा सकता है जहां पारंपरिक कृषि संभव नहीं होगी। इसमें विभिन्न जलवायु और स्थानों में उक्त उत्पादन हासिल किया जा सकता है, ऊंचा उत्पादन, और हाइड्रोपोनिक्स खेती में मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, और इसलिए यह उन क्षेत्रों में उपयोग किया जा सकता है जहां पौधों की खेती के लिए परंपरागत कृषि के लिए उचित प्राकृतिक संसाधन नहीं होते। बिल्कुल। साथ ही हाइड्रोपोनिक्स खेती में मिट्टी आधारित खेती की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है, जिससे यह प्रभावी और पर्यावरण के प्रति सजग होता है। भारत में हाइड्रोपोनिक्स अभी भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। बिल्कुल। अधिकांश फार्म स्टार्टअप के रूप में चलाए जा रहे हैं। शोध के अनुसार भारत में 40 से अधिक व्यावसायिक रूप से कार्यरत हाइड्रोपोनिक फार्म हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, जो कृषि योग्य भूमि की धरती आपूर्ति का एक मुख्य कारण है। जैसे जैसे कृषि योग्य भूमि क्षेत्र सिकुड़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ती आबादी के लिए मुख्य खाद्य पदार्थ पैदा करने की क्षमता कठिन होती जा रही। भविष्य में हाइड्रोपोनिक्स खेती से भारत की सीमित कृषि योग्य भूमि की समस्या कम हो जाएगी। बिल्कुल, भारत में हाइड्रोपोनिक खेती के उत्पादों के बाजार में ऐसे उपभोक्ता शामिल हैं जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और ताज़ा, सुरक्षित और स्वस्थ जैविक रूप से उगाए गए उत्पादों के लिए आसानी से भुगतान करेंगे। विकसित हो रही प्रौद्योगिकी में निरंतर सुधार और खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि के साथ हाइड्रोपोनिक प्रौद्योगिकियों और राज्य में और केंद्र सरकार द्वारा अपने खेतों में हाइड्रोपोनिक फार्म स्थापित करने के प्रोत्साहन के बीच मूल्य अंतर भी उनकी लोकप्रियता में शामिल है। बिल्कुल किसान भाइयों, वर्तमान विकास दर के साथ ऐसे फार्म स्थापित करने की लागत कम हो गई है और समय के साथ इसमें और भी कमी आएगी। इससे तकनीक अपनाने में और वृद्धि होगी और बाजारों में पहले से ही ऐसे उत्पादों की मांग होने के कारण यह निकट भविष्य में व्यवसाय का एक नया आगामी रूप हो सकता है। फिर भी हाइड्रोपोनिक्स के साथ क्या उगाया जा सकता है, इसकी अंतर्निहित सीमाओं को देखते हुए किसानों और अन्य परियोजना समर्थकों को शुरुआत में बैंकों, केवीके, कृषिविद और अन्य संस्थानों से वित्तीय और तकनीक सहायता की आवश्यकता हो सकती है। बिल्कुल किसान भाइयों, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग पारंपरिक मिट्टी पर आधारित बागवानी की आवश्यकता के बिना पौधों को उगाने का एक शानदार तरीका हो सकता है। उचित सेटअप और विस्तार के कुछ विवरणों के साथ आप कम समय में सभी प्रकार के फल, सब्जियां और जड़ी बूटियों को सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। हालांकि प्रारंभिक चरण में भारत में हाइड्रोपोनिक खेती उन किसानों के बीच लोकप्रियता हासिल कर रही है जो खेती के पारंपरिक ज्ञान को वैज्ञानिक सिद्धांतों के साथ मिलाने के लिए तैयार हैं। पारंपरिक ज्ञान वाले किसानों के लिए विभिन्न कृषि पद्धतियों पर को अपनाने में कठिनाई हो सकती है। बिल्कुल किसान भाइयों, इसके पीछे का विज्ञान कृषि विज्ञान के सिद्धांतों का पालन करता है, जिसे समय के साथ सीखा जा सकता है। हाइड्रोपोनिक्स खेती प्रणाली को अकुशल और अनुभवहीन लोगों द्वारा संचालित करना आसान नहीं है। इस कृषि तकनीक में तापमान, आर्द्रता, कीट नियंत्रण और सबसे महत्वपूर्ण पोषण जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए फसलों के वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, ये तो थी हमारी आज की बात। अब चलिए फिर से जुड़ते हैं मनोरंजन से और आपको सुनवाते हैं सुंदर सा लोकगीत सीताराम तिवारी और साथियों की आवाज़ में। छाजन काटो
जेल के पंछी बिलम न पे फिर छाजन काटो जेल के पंछी बिलम न पे हरे भरे भय सबके लान हरे भरे भय सबके लान सुनो गांठ बांधो अंगारी सब पे पीतन में सुनो गांठ बांधो अंगारी सब से पीतन में और आइए किसान भाइयों, अब हम जुड़ते हैं हमारी आज की चर्चा से। स्ट्रॉबेरी की वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी एक महत्वपूर्ण फल वाली फसल है और इसका व्यावसायिक उत्पादन देश के समशीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होता है, यानी जहां मध्यम तापमान और गर्म ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियां होती है। इसे संरक्षित और खुली स्थिति में उगाया जाता है। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी विटामिन, प्रोटीन और खनिज जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। बिल्कुल। और एंटीऑक्सीडेंट का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। किसान भाइयों, इसकी खेती के लिए जलवायु और मिट्टी की बात करें तो इसकी खेती पूरे साल, जहां दिन का अधिकतम तापमान 220 से 250 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 70 से 12 डिग्री सेल्सियस होता है, स्ट्रॉबेरी को अच्छी रेतीली हल्की दोमट मिट्टी में उगानी चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 5.7 से 6.5 होना चाहिए। किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी के रोपण के समय की बात करें तो रोपण जुलाई से अप्रैल के बीच किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन जल्दी रोपण करने से अच्छी फसल होती है। हालांकि जुलाई से अगस्त के दौरान रोपण के लिए पर्याप्त देखभाल जैसे बारिश की वजह से आवश्यकता होती है। देखभाल की रोपण ऊंची क्यारियों पर पौधों को 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची क्यारियों पर एकल या फिर दोहरी पंक्तियों में उगाया जाना चाहिए। बिल्कुल किसान भाइयों, दूरी वाली क्यारी, इस विधि में पौधे के बीच की दूरी 30 से 50 सेंटीमीटर और पंक्तियों के भीतर 90 से 100 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। इसकी किस्मों की बात करें तो स्वीट चार्ली, फेस्टिवल, कैमरोसा, ओफा, चैडलर, फेयरफॉक्स और ब्लैक मोर सबसे उपयुक्त किस्में हैं। प्रबंधन के लिए स्ट्रॉबेरी को व्यावसायिक रूप से रनर के पौधों द्वारा प्रचारित किया जाता है। आमतौर पर एक पौधा 7 से 10 रनर पैदा करता है। बिल्कुल, लेकिन किसान भाइयों, उचित प्रबंधन के तहत यह पौधा प्रति पौधा 15 रनर पैदा कर सकता है। फूल आने से 10 दिन पहले IBA 100 ppm के प्रयोग से रनर गठन को उत्तेजित किया जा सकता है। स्ट्रॉबेरी के लिए खाद और उर्वरक की बात करें किसान भाइयों, तो यदि वार्षिक फसल के लिए बोया जाए तो पर्याप्त मात्रा 70 से 80 टन प्रति हेक्टेयर में डाली गई, यानी कि 1 हेक्टेयर में 70 से 80 टन खाद डाली जाती है, जैविक खाद, जो पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती है। बिल्कुल किसान भाइयों, स्ट्रॉबेरी की अच्छी फसल सुनिश्चित करने के लिए रोपण से पहले 20 टन FYM और 20/40/40 NPK हिसाब से प्रति हेक्टेयर और वार्षिक रूप से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उपयोग की जाती है। मल्चिंग के लिए आमतौर पर उपयोग की जाने वाली मल्चिंग सामग्री में साफ सफ़ेद भूसा, दलदली घास, मटर की लताएं और चूरा शामिल है। बिल्कुल किसान भाइयों, कटाई और उपज की बात करें तो जब 50 से 75% छिलका या फिर फलों का रंग विकसित हो जाए तब फल की तुड़ाई की जाती है। लंबी दूरी के बाजार के लिए फलों की तुड़ाई पूर्ण रंग तक पहुंचने के तुरंत बाद की जाती है। इसकी अनुशंसित किस्में 200 से 500 ग्राम प्रति पौधा और औसत उपज लगभग 8 से 12 टन प्रति हेक्टेयर दे सकती है। बिल्कुल, स्ट्रॉबेरी को प्लास्टिक के डलियों में पैक किया जाता है। उन्हें नालीदार फाइबर ट्रे या हवादार कार्डबोर्ड बक्से में रखा जा सकता है। स्ट्रॉबेरी को हर समय 50 डिग्री या उससे नीचे के तापमान पर रेफ्रिजरेटर किया जाना चाहिए। तो यही थी हमारी आज की चर्चा और हम जुड़ते हैं मनोरंजन से। आइए जुड़ते हैं हम हमारे मेहमान क्रम से। जिला सिवनी, तहसील लखनादौन के युवा प्रगतिशील किसान
श्री अंकित कुशवाहा से जायद के मौसम में लगने वाली पालक की खेती पर शिव कुमार धुर्मे की बातचीत। आइए सुनते हैं। अंकित भैया, आपको हमारी राम राम। हाँ, आपको भी हमारी राम राम। हाँ भैया, हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को ये बता दीजिए, जैसे अभी हम आपके खेत में खड़े हैं। जी। हाँ, तो लगभग आपके पास कितने एकड़ खेती है? अरे जी, अपने पास तो वही आधा एकड़ करीब है। अच्छा। नहीं, फिक्स जो है ना अभी, हाँ। तो इसमें क्या हिस्से हुए हैं, अच्छा। तो हिस्से में जो अपन को आधा एकड़। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो इस जी। समय अभी कौन सी फसल लगाए हैं? अभी गर्मी में जैसे ये पालक हो गया, धनिया हो गया, हाँ लाल भाजी हो गया, जी। चुकंदर हो जाता है। अच्छा। नहीं, अभी जैसे अब मैं देख रहा हूँ, जैसे पालक लगाई है आपने खेत में। अच्छा, इसकी खेत की तैयारी कैसे करे थे आपने सबसे पहले? सबसे पहले खेत को जो है साफ करते हैं, कचरा कचरा वगैरह साफ करके उसमें फिर क्या है, अपन बखरौनी करते हैं ट्रैक्टर जी। ट्रैक्टर से बखरौनी करने के बाद उसमें क्यारी बनाते हैं। फिर क्यारी बनाने के बाद उसमें क्या है, बुआई करते हैं ये पालक के बीजों की। अच्छा, पालक के बीजों। अच्छा, ये हमारे किसान भाइयों बहनों को ये बता दो कि जैसे पालक के बीज आपने कहाँ से लेके आए थे, या किसी किसान से लिए थे, या फिर कहीं बीज भंडार से लिए थे? ये क्या है, दुकान रहती हैं, जी। जैसे अपने बाजार में भी हैं 6 7 8 दुकानें। वहाँ आप सरदार नाम से एक पालक आती है, और ऐसे हाइब्रिड भी आती है। अच्छा। तो ये सरदार वाली पालक आप लगाओगे तो इसके धब्बे अच्छे होते हैं, टेस्ट भी अच्छा रहता है इसका। अच्छा, ये है आपके बीज। अब इसमें जैसे पालक लगा दिए, तो इसमें खाद वगैरह किस समय क्या क्या डाले थे आपने? जैसे इसमें खाद कम से कम अपन ने डाले नहीं अभी। अच्छा, नहीं डाले हैं। हाँ, खाद का प्रयोग कम से कम। अच्छा, तो गोबर खाद तो इस प्रयोग कर रहे होंगे आप? हाँ, जैसे कि अपन ने बखरौनी करते हैं ना, हम्म। उसके पहले गोबर खाद डाल दो। जी। उसके बाद बखरौनी करे अपन ने, हम्म। फिर क्यारी बनाते हैं। हम्म। और फिर उसमें वो फिर भाजी बोने के बाद जब अपन पानी देंगे तो 2 4 5 दिन में वो दिखेगा भाजी का पौधा। हम्म। अब वो भाजी का पौधा अपन देखेंगे कि भाई इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा है। अच्छा, जैसे अभी जो पालक जो हम देख रहे हैं जो आपके खेत में कि इतने इतने पत्ते आ गए, तो इसके कीड़े लगने पर कौन सी दवाई का उपयोग करते हैं आप? अब जैसे ये हो गया सेल क्राइन हो गया एक, हम्म। तो सेल क्राइन जो रहता है वो एक बार छींच दो, उससे पत्ते अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, ये दवाई का जैसे नाम वगैरह आपने कृषि वैज्ञानिक की सलाह से लिए थे, या फिर जैसे लिए थे, कैसे लिए थे आपने? अरे जैसे अपन कभी किसी ने बताया अपन को, जी। हम्म। भैया इस दवाई को आप ले जाइए, अच्छा। इसे डाल के देखिए आप, दुकानी वाले ने। हम्म। तो हमने डाल के देखे तो हमें अच्छा मतलब रिजल्ट मिला। अच्छा, मतलब आप इसका उपयोग कर चुके हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो ये कहना चाहते हैं कि जो सब्जी वर्गीय अभी फसल लगा रहे हैं किसान भाई, ताकि ये दवाई का उपयोग करेंगे तो उससे ये पालक की फसल जिनके पास भी लगी होगी बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, अच्छी रहे। अच्छा, पालक के साथ साथ और कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसल लगी है आपके पास? अभी तो लाल भाजी लगी है, पालक लगी है, धनिया लगी है। हम्म। अच्छा, इनका जो जितना है उत्पादन लगभग कितना हो जाएगा अभी? अरे जैसे अपन ने बोए मतलब वही 2 3 किलो हम्म। पालक खरीद के, जी। तो अभी 200 रुपए केजी चल रहा है। अच्छा, 200 रुपये। और लाल भाजी का? लाल भाजी का तो वही होगा, और महंगा होगा वो। हम्म। जैसे वो एक पाव आएगा वही 300 400 रुपए का। अच्छा, तो ये कहाँ पे बेचते हैं अभी आप, बाजार में या फिर मंडी में ले जाते हैं? इसको मंडी में भी ले जाते हैं, तो अभी इसका रेट वही खुल रहा है 10 12। अच्छा अच्छा। 10 12 रुपए किलो। अच्छा, ये बताइए जैसे अभी आपके पास जो सिंचाई की व्यवस्था है गर्मी में, किस माध्यम से कर रहे हैं आप? जैसे अपन कुआं के माध्यम से, और फिर कुआं के माध्यम से चलता अपना सिंचाई का। अच्छा, कुएं में मतलब पानी की उचित व्यवस्था है आपके पास। हाँ हाँ। अच्छा, चलते चलते हमारे किसान भाइयों बहनों को और क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि आप अच्छा बीज मतलब बोएं, अच्छा। अच्छा क्वांटिटी का। हम्म। और ये पालक जो है जैसे लगाते हैं अपन, हम्म। भाई इसकी औसत कभी कोई 30 बिकती, कभी 20 बिकती है। इसकी औसत में कोई निरंतर नहीं है, कभी भी मतलब उतार चढ़ाव हो जाता है इसमें। तो जैसे हम लोग किसान वर्ग हैं, हम्म।
हम भाई ये परमानेंट खेती बाड़ी कर रहे हैं। सही है, सही है। अब इससे घट रहा है कि बढ़ रहा है, इससे हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। और एक अच्छा है कि आप छोटे जोत के किसान होके सब्जी वर्गी फसल ले रहे हैं और एक आजीविका भी चला रहे हैं। हाँ, आज ही तो चल रही है अपनी। और पालक एक सेहतमंद भी होती है। हाँ, बहुत सेहतमंद होती है। सही कहे भैया। इसका हाँ। प्रयोग ना करें ज्यादा, नहीं तो ये जो है अपन खाएंगे ना, हम्म। तो नुकसान भी करेगी अगर ज्यादा प्रयोग करेंगे केमिकल्स का। अच्छा। कम से कम करें, हम्म। मतलब जब जरूरत पड़े, मतलब इसमें कीड़ा मकोड़ा ज्यादा लगे तो जब डालें दवाई, ठीक ठीक। और पौधा अच्छा रहे तो ना डालें। हाँ। हो सके ना खेती बाड़ी में हम्म तो ज्यादा ये बाहरों के जो खाद्य पदार्थ नहीं डालना चाहिए, जैसे यूरिया हो गया, हम्म डीएपी हो गया। वो ज्यादा ये दवाई का छिड़काव भी ना करें। जो गोबर खाद हो गया अपना, जैसे अपन ये पालक का कचरा फेंक रहे हैं, अच्छा। तो ये खेती में डाल दो, बिल्कुल बिल्कुल। इसी से खाद बन जाएगी अपनी। सही कहे अंकित भैया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों बहनों के लिए, और आपने इतना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। राम राम जी, आपको भी। ठीक है किसान भाइयों, अभी आप मेहमान क्रम के अंतर्गत सुन रहे थे जिला सिवनी तहसील लखनादौन के युवा प्रगतिशील किसान श्री अंकित कुशवाहा से जायद के मौसम में लगने वाली पालक की खेती पर शिव कुमार धुर्वे की बातचीत। और आइए अब सुनते हैं एक महत्वपूर्ण संदेश। ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम के पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संशय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं
और इनका जो पेड़ पौधा होता है इनसे हम मल्चिंग भी यूज़ करते हैं और इनका यूज़ से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है जो कपास वगैरह लगाते हैं तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है, साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। चलिए किसान भाइयों, इस संदेश के बाद अब छोटे लाल, मोहन लाल और साथियों की आवाज में आपको एक ख्याल सुनवाते हैं। एते जोर राए जोराओ, एते जोर राए जोराओ, कान बोझ से लाखन बोलालो। एते जोर राए जोराओ, एते जोर राए जोराओ, कान बोझ से लाखन बोलालो। ओ एते जोर राए जोराओ, एते जोर राए जोराओ, एते खेल आए जवान 500 मल खेल आए, घोड़ा पे या सवार बे तो घोड़ा पे कन बोझ सेला कन बोला रतन सिंहासन आला बैठे मन में करत विचार। रतन सिंहासन आला बैठे मन में करत विचार। ओ रतन सिंहासन आला बैठे मन में करे विचार। आदाब बंदगी राम राम आदाब बंदगी, पाटिल की समार खोजे लियो हजार, कन बोझ सेला कन बोला। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। नई सोच, नई तकनीक, यही है खेती की असली तरक्की। सीखते रहिए, अपनाते रहिए, क्योंकि बदलता किसान ही बनाता है समृद्ध भारत। बिल्कुल। तो स्वीकार कीजिए सपना बहन और शैलेंद्र भैया की राम राम, जय जवान, जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।